हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई एक नया वीडियो लेकर फिर से आ गया हूँ जिसमें क्लास 8 के सब्जेक्ट मैथ्स का टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊँगा जो जैक एग्ज़ाम पे बेस्ड होगा। और इसमें जो है एक एक क्वेश्चन जो है इतना इम्पॉर्टेंट है जो कि डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और एक एक क्वेश्चन को किस तरह से हम बताते जाते हैं उसका एनालिसिस देखें। एक बार वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखने के बाद एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करें और जो क्वेश्चन में आपको फिर से दिक्कत होता है एक बार वीडियो को बढ़ाकर फिर से देख लें। इस तरह से अगर देखेंगे तो 50 क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चंस और भी तैयार हो जाएंगे और उसका सॉल्यूशन आप जो है वो पूरी तरीके से जान जाएंगे। एग्ज़ाम में आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा और 100% जो है मैथ्स में आप स्कोर कर लेंगे। चलिए, इस सीरीज में जो हम प्रत्येक दिन क्वेश्चंस को डालते रहते हैं, सीरीज में जो है प्रत्येक दिन अलग अलग नया नया वीडियो लाते रहते हैं, उसमें जो है आप रेगुलर बने रहेंगे तो आप अपने रिजल्ट को बेहतर से बेहतर कर सकेंगे। चलिए, अब बिना कुछ देरी किए हुए अब हम अब बिना कुछ देरी किए हुए इसमें जो है एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन फर्स्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखेंगे, लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम जिसको व्युत्क्रम कहते हैं, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 1/5 मीन्स 1/5। मीन्स अगर कोई संख्या 5 है तो उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा? 1/5 हो जाएगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है क्या? गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुणा करना होगा? तो देखिए, तो अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं इस तरीके से कुछ कि हमको लाना है कितना? 1, और 1 लाने के लिए हमको 7/23 को किससे गुणा करना होगा? तो अगर हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं 23 ऊपर और यहाँ पे 7 नीचे, तो 23 से 23 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा और यहाँ पे आएगा क्या? 1। इसका मतलब हम गुना किससे किए? 23/7 से गुना किए। तो ये जो 23/7 लिखे हुए हैं ऑप्शन में देखेंगे किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है? मतलब इसमें से जो कौन है वो वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन जो है एक एक करके देखेंगे तो ये तो सारे वर्ग संख्या है। ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है जो 12 है वो वर्ग संख्या नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, 441 एवं 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? तो यहाँ पे देखेंगे कि 441 और 484 के बीच कोई भी ऐसी पूर्ण संख्या नहीं है, तो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है 0, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है। एक वर्गाकार फर्श है जिसका एक किनारा 5 मीटर है, तो उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होता है, वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है देखेंगे। क्षेत्रफल इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भुजा जो है वो 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है, लेकिन 25 तो ऑप्शन में 3 जगह पे दिया हुआ है। ध्यान देना इसमें क्या होगा, वर्ग मीटर जहाँ पे लिखा हुआ है वही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मीटर दिया हुआ है तो ऑप्शन जो होगा वर्ग मीटर हो जाएगा। तो 25 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो लिखा हुआ है -7 का पावर में 3 का मान क्या होगा? तो -7 के पावर में 3 का मतलब हो गया कि -7 गुने -7 और गुने
फिर से -7, तो यहाँ पे देखेंगे कि माइनस और माइनस हो गया प्लस, और हो गया क्या 7 गुने 7 49। फिर से अगर इसको -7 से गुना कर देंगे तो ये जो हो जाता है वो -243 हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये ऑप्शन ए में लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो गुना करेंगे वो जो हो जाएगा, ये जो है वो 343 हो जाएगा, -343। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में ही है। अगर यहाँ पे -7 गुने -7 और -7 करेंगे, ये गुना करेंगे, तो ये जो हो जाएगा क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 7 को 3 बार गुना करने पे 343 होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 इंटू फिर 4 गुने 4 गुने 4। मतलब ये जो है ना वो लिखा हुआ है का घनमूल क्या होगा। तो इसका जो घनमूल होता है, तो घनमूल में हम लोग क्या करते हैं, 3 3 का पेयरिंग करते हैं। अगर 3 3 का जोड़ा लगाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि इस 3 2 के बदले एक अकेला 2 होगा, इसके बदले एक अकेला 2 होगा, और यहाँ पे फिर 3 3 जो है वो 3 बार है, तो इसके लिए एक अकेला 3 होगा, और यहाँ पे जो 4 है वो 4 3 बार है, तो अकेला 4 होगा, और बाकी इन सभी को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो हो जाएगा 2 को 3 से गुना करेंगे 2 तिया 6, और 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24। तो ऑप्शन डी में ही इसका आंसर है 24 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, लिखा हुआ है एक पूर्णांक a का पावर m के लिए m कहलाता है। तो m जो है यहाँ पे क्या कहलाता है, तो इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं घातांक। तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है घातांक, तो इसका आंसर हो जाएगा घातांक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, लिखा है 2/3 का गुणन व्युत्क्रम है, मीन्स 2/3 का गुणन व्युत्क्रम क्या होगा। तो 2/3 का जो गुणन व्युत्क्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 3/2। ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है, 3/2। अच्छा, गुणन व्युत्क्रम क्या होता है वो देख लेंगे थोड़ा सा, कि 2/3 अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, और अगर इसका गुणन व्युत्क्रम जो है वो अगर 3/2 ये वाला आंसर है, तो कट के एक आना चाहिए। मतलब जो आंसर होगा वो काट के एक ला देगा, तो ये हो जाएगा गुणन क्या, व्युत्क्रम। चलिए मीन्स समझ लीजिए कि अगर ये 2/3 लिखा हुआ है तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है a का पावर m गुने b का पावर m के बराबर क्या होगा। तो हम लोग ये चीज़ पढ़े हुए हैं कि अगर यहाँ पे पावर में सेम चीज़ हो और ये गुना में हो, तो यहाँ पे क्या करते हैं, a गुने b लिख देते हैं, और पावर में जो है a एक ही बार लिखते हैं m। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 4a + b3 = 55, तो यहाँ पे a और b का मान क्या होगा। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन को देखने पे पता चल रहा है कि ऑप्शन जो है यहाँ पे a = 2, b = 3। तो यहाँ पे हम पुट करके चेक करेंगे, बिना पुट किए चेक नहीं हो सकेगा। तो 4 इंटू ए का वैल्यू जो है वो 2 रखेंगे, फिर प्लस बी का वैल्यू जो है 3 रखेंगे, और इंटू में फिर 3 है तो 3 रखेंगे। इसको देखेंगे 4 2 जा 8, मीन्स 4 दूनी 8 हो गया, और 3 तिया 9 हो गया, तो 9 8 हो गया 17। तो ये नहीं होगा। तो इस तरह से हम चेक करेंगे, और कौन सा ऑप्शन जो है उससे 55 आ जाएगा, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन जो है अगला देखेंगे, तो अगला देखने के बाद भी ऑप्शन जो है ये नहीं आएगा। अगर हम ऑप्शन ये देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, अगर 4, एक मिनट, अगर ये ऑप्शन नंबर बी देखेंगे 4 इंटू, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है क्या, ए का वैल्यू 2, तो यहाँ पे देखेंगे और बी का वैल्यू 1 है,
तो अगर इसको हम पुट करके देखेंगे तो 4 इंटू 2 प्लस यहाँ पे बी का वैल्यू जो है वो कितना है 1 इंटू 3। तो यहाँ पे देखेंगे कितना आ रहा है 4 दूनी 8 आ रहा है प्लस 3 एकम 3 आ रहा है, तो 8 3 11 आ जा रहा है। ये भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी लिखा हुआ है, लेकिन बी नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ इसका आंसर आ ही नहीं रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? चलिए दोस्तों, इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये इस तरह का क्वेश्चन जो जब भी रहेगा तो हम जो है वो ए और बी का जो यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा उस ऑप्शन को पुट करके देखेंगे। जिस तरह से अभी हम ट्राई कर रहे थे तो उस तरह से पता करने के बाद जिसमें 55 आ जाएगा वही आंसर होगा। बट इसमें जो है वो सारा ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसमें जो है वो इसका आंसर जो होगा कुछ अलग होगा। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यदि 2 3 4 इंटू एक्स 2 3 4 और एक्स संख्या 6 से विभाजित है तो एक्स का मान क्या होगा। देखेंगे ऐसे करके लिखा हुआ है, ये 2 3 एक्स लिखा हुआ है और ये 6 से विभाजित है। 6 से विभाजित होने के लिए एक्स के जगह पे क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर ये 6 से विभाजित है तो 6 से विभाजित होने के लिए इसको 2 से भी विभाजित होना होगा और 3 से भी विभाजित होना होगा। 6 का नियम हमें यही कहता है। तो अगर 2 से विभाजित होगा तो 2 से विभाजित होने के लिए लास्ट ये एक्स यहाँ पे जो एक्स लिखा हुआ है वहाँ पे 6 होगा तभी ये विभाजित हो सकेगा, क्योंकि कोई भी संख्या सम होगा तभी ये 2 से विभाजित होता है। तो सम संख्या बनाने के लिए हमको वहाँ पे 6 ही रखना होगा। ऑप्शन में बाकी जो है सब विषम संख्या है, तो ये आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 4/7 इंटू एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या है। तो संख्यात्मक गुणांक जो हो जाएगा इसका वो ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो 4/7 है यही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला 14 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है ए प्लस बी और फिर इंटू में लिखा हुआ है a+b। तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा। तो a+b इंटू a+b का मतलब होता है कि a+b जो है वो कितना बार 2 बार, तो 2 बार को स्क्वायर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ 15 नंबर a+2 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो a+2 का होल स्क्वायर जो होगा बस इसी फार्मूला पे आएगा, जो पिछला क्वेश्चन था इसी फार्मूला पे आएगा, क्योंकि इसका फार्मूला जो होता है a² होता है प्लस b² होता है प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पे a के जगह पे a ही लिखा हुआ है लेकिन b के जगह पे क्या है 2 है। तो यहाँ पे देखेंगे a के जगह पे a² हो जाएगा प्लस बी के जगह पे 2 पे स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए और बी के जगह पे क्या कर देंगे, बी के जगह पे यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आना चाहिए देखेंगे a² प्लस उसके बाद क्या होगा 4 प्लस उसके बाद आएगा 4a। तो ऐसा देखेंगे ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 16 नंबर लिखा है 5a² प्लस बी का सार्व गुणनखंड है। तो इसका जो सार्व गुणनखंड होगा वो क्या क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो 5 जो है और वो टूट नहीं सकता तो सीधा 5 लिख देंगे और इंटू a² को लिख सकते हैं क्या a इंटू ए और b ऐसे करके लिख देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन जो है यहाँ पे 16 का ऑप्शन बी में ही है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 17 नंबर लिखा हुआ है खाली स्थान का गुणनखंड क्या होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है x+a। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है ऐसे करके ब्रैकेट बंद होगा, तो x+a और x+b का गुणनखंड क्या होगा ये बताना है। तो देखेंगे इसको अगर गुना करके तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि x कॉमन लेके अगर गुना करेंगे x+b के साथ और फिर जो है यहाँ पे a कॉमन लेके गुना करेंगे क्या
एक्स प्लस बी के साथ, तो देखेंगे क्या आएगा। यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ पे एक्स और बी आएगा प्लस यहाँ पे ए एक्स आएगा प्लस यहाँ पे आएगा ए बी। तो अगर ऑप्शन देखेंगे इस तरीके से कहाँ पे है, तो ये जो होगा इसका राइट आंसर होगा। और इस तरह का जो ऑप्शन है, अगर यहाँ पे देखेंगे 17 का, तो 17 का जो है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो इसी तरीके से आ जाएगा। जैसे ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस इस एक्स को जो है इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स प्लस बी एक्स आएगा और प्लस ए बी आ गया, जो कि मेरा इस ऑप्शन से ये वाला जो है वो मैच कर गया, तो ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है लिखा है एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। तो एक रैखिक समीकरण के जो होते हैं वो एक ही हल होते हैं। यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है क्या, 5x + 7 बराबर 2x + 8 समीकरण का हल क्या होगा। तो यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे, लिखा हुआ है 5x और 2x को इस साइड में ले आएंगे तो आ जाएगा माइनस में, तो -2x और इधर लिखा हुआ है 8 और इस 7 को जब इधर ले आएंगे तो -7 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 3x बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1/3। तो 1/3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन को देखते हैं, 1/3 ऑप्शन ए में ही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है वो 20 नंबर, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं, तो पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित में होगी, निम्नलिखित में से क्या होगी वो बताना है। तो टोटल 50 आम था, उसका 40% निकालना है, मीन्स 40 बटा परसेंटेज को हटाएंगे तो बटा में 100 आता है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 5 चौके कितना हो गया 20। तो संख्या कितना आ जाएगा इसका, पका हुआ आम का 20। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है क्या, बटा प्रतिशत वस्तु के किस मूल्य पर परिकलित किया जाता है। तो बटा प्रतिशत जो होता है ऑप्शन में लिखा हुआ है, बटा जो मिलता है वो अंकित मूल्य पर मिलता है। जैसे हम लोग कोई दुकान जाते हैं और हम लोगों को छूट जो दिया जाता है, वो कोई भी अगर बुक लेने जाते हैं तो बुक में जो मार्क प्राइस होता है, एमआरपी जो होता है, उसी पे हमको छूट देता है, तो उसको बोलते हैं अंकित मूल्य, है ना, उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है ना, फेस वैल्यू बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 22, x/y = k में k को कहते हैं। तो x/y = k जो है, तो k क्या है यहाँ पे ऑप्शन जो है वो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है स्थिरांक, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो लिखा है यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में है, x और y जो है ना वो प्रतिलोम अनुपात में है, तो जो हो तो यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है क्या होगा। तो अगर ये प्रतिलोम अनुपात में है तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा सी जो राइट आंसर हो जाएगा। कैसे वो हम बता देते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है क्या, x × y = क्या k, तो अगर हम x निकालते हैं तो x = हो जाएगा k/y। तो देखेंगे ये प्रतिलोम में है, ये वाला यहाँ है और ये वाला फ्रैक्शन में नीचे है, तो इसको बोलते हैं प्रतिलोम। एक दूसरे के ये प्रतिलोम है, इसलिए आंसर जो होगा सी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यदि किसी चतुर्भुज के तीनों कोनों में से प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री है, तो चौथा कोण क्या होगा। तो चौथा कोण जो होगा, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का मान जो होता है वो हम जानते हैं कि 360 डिग्री होता है। अगर तीन कोण जो है वो 90 डिग्री का है, तो 90 × 3 जो है वो हो गया कितना,
270 डिग्री, तो 270 अगर इसमें से माइनस कर लेंगे तो जो बचेगा वो 90 डिग्री होगा। तो चौथा एंगल जो हो जाएगा वो 90 डिग्री होगा, चौथा कोण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं? तो ऑप्शन डी में ही लिखा हुआ है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आयत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है, किसी षडभुज के कोणों का योग कितना होता है? षडभुज, ये षड मीन्स होता है 6, तो जिसकी 6 भुजाएं हैं, तो 6 भुजाओं के लिए कोणों का योग निकालना है। कितने कोणों का योग होगा इसका? तो एक फॉर्मूला होता है n-2 और गुने 180 डिग्री। तो n का वैल्यू है जो यहाँ पे 6 लिखा है, यही n का वैल्यू है। तो यहाँ पे देखेंगे तो n इक्वल टू अगर 6 है तो 6 माइनस 2 और गुने 180, तो यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा 4, और 4 गुने 180 जो होगा वो क्या होगा? 720। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, ऑप्शन जो है वो 720 जो है ऑप्शन नंबर डी में ही है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किससे एक बहुफलकी नहीं बनेगा? तो निम्नलिखित में से किससे एक बहुफलकी नहीं बनेगा? तो 3 त्रिभुज का बात करेंगे, तो 3 त्रिभुज से जो है वो बहुफलकी नहीं बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है लिखा है, किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता? तो अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है गोला, इसमें जो है कोई शीर्ष नहीं होता, वो पूरा ऐसे गोल होता है। अगर हम एक बॉल का एग्जांपल ले लेंगे, गेंद जिसको बोलते हैं, तो उसमें कोई शीर्ष नहीं होता, उसमें शीर्ष नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी जो गोला है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, वर्ग की एक भुजा 25 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप इज इक्वल टू होता है 4 गुने भुजा, और भुजा जो है वो यहाँ पे 25 है, तो 4 गुने 25, और ऑप्शन में जो है वो 100 दिया हुआ है बी नंबर में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ, वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएं होती है कैसी आकृति कहलाती है? तो वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएं होती है उसको हम लोग त्रिविमीय आकृति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी में ही लिखा हुआ है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है क्या, एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो एक्स भुजा वाले घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो होता है 6x²। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है, आंकड़े दिए गए हैं का हमको क्या निकालना है? परिसर निकालना है। तो परिसर इक्वल टू क्या होता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा मीन्स इसमें से जो सबसे ज़्यादा बड़ा है वो देख लेंगे और सबसे छोटा है उन दोनों को घटा देंगे। तो सबसे बड़ा जो है वो 15 है और सबसे छोटा जो है ये 1 है, तो इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा 14। तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन बी में ही है इसका आंसर 14। ऑप्शन बी में है 14, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर तथा वाई अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर निर्देशांक क्या होगा? तो एक्स का अक्ष जो बोला ये 3 है और वाई अक्ष जो है वो कितना है? 6 इकाई। तो पहले हम एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, तो 3 और 6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन 35 जो होगा वो लिखा है 0.0081 का वर्गमूल क्या होगा? अच्छा, इसमें जो है वो सिंपल सा बात आप समझेंगे कि अगर 81 होता तो इसका वर्गमूल जो होता है वो 9 होता है। इसका वर्गमूल जो होता है कितना होता है? 9 होता है। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है 00 पहले, तो 00 का जो होता है वो 10 पहले हो जाएगा, है ना। और उसके बाद
ये 81 लिखा हुआ है, तो 81 का जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, और पॉइंट जो हम इसके पहले लगा देंगे और जीरो भी एक पहले लगा देंगे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बाकी इसका आप जो डिटेल से बनाते हैं वर्गमूल, इसको तो आप जानते ही होंगे, ऐसे भी बना सकते हैं, अगर ऑप्शन क्लिक करना है तो ये भी बेहतर तरीका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। लिखा हुआ है क्या, दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दो क्रमागत वर्ग संख्या का बात करेंगे तो मान लेते हैं एक पहला क्रमागत जो है दो, तो दो का स्क्वायर पहला क्रमागत संख्या दो है, और दूसरा जो पहला दो है और दूसरा जो है वो तीन है, तो इसके बीच में कितने पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा हुआ है देखते हैं। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है, किस विकल्प में 2/3, 11/15 और 5/12 को अवरोही क्रम में लिखा हुआ क्रम में रखा गया है। अवरोही मीन्स क्या होता है, अवरोही मीन्स होता है बड़ा से छोटा, तो सबसे पहले बड़ा कौन है, उसके बाद कौन है, फिर उससे सबसे छोटा कौन है, ये देखना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक तरीका अपना सकते हैं क्या, कि इसको पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। 2/3 को जो है पॉइंट में डिवाइड कर लेंगे, 11/15 को पॉइंट में कर लेंगे, और 5/12 को अगर पॉइंट में कर लेंगे, तो यहाँ पे जो है इसका अवरोही या फिर आरोही जो भी पूछेगा वो दे सकते हैं। या फिर एक दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे लिखा है 2/3 और दूसरा में लिखा है 11/15 और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 5/12, तो इन सबों का जो है वो हर को बराबर कर सकते हैं या फिर अंश को बराबर करके हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है ना, बिना कुछ देरे किए हुए अगर हम देखेंगे, अगर जल्दी से बनाना हो तो हम पॉइंट में ही इसको डिवाइड कर लेंगे, वही ठीक रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर पॉइंट में डिवाइड करने आपको आता होगा, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है 5/9 प्लस -8/9 का मान क्या होगा। तो अगर देखेंगे तो ये 5/9 है, 5/9 और प्लस प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और यहाँ पे लिखा है 8/9। तो अगर इन दोनों का एलसीएम देखेंगे तो 9 ही आएगा, और यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या होगा 8 होगा, तो यहाँ पे -3/9 होगा, और इसको जब काट देंगे तो ये आ जाएगा -1/3। तो इसका जो आंसर है -1/3 वो ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ यदि a बराबर -1, b बराबर 2, a बराबर -1, b बराबर 2, तो a का पावर b और b के पावर a का मान बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे a का वैल्यू जो है वो -1 है, और उसके पावर में क्या है b, तो b मीन्स 2, और इनटू में कर देंगे b का पावर मीन्स 2 का पावर क्या लिखना है -1, तो यहाँ -1 लिख देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते देखते हैं। यहाँ पे -1 का पावर 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 का पावर 2 का पावर -1 है, तो एक बात ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या जैसे 2 का पावर -1 है, तो इसको जब प्लस में लिखना होता है तो 1 हम लोग क्या लिखते हैं 2 का पावर 1, तो यहाँ पे ऐसे होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ इसको जब गुना करेंगे तो इसका जो गुना करके आएगा वो 1/2 ही आएगा, तो इसका आंसर जो होगा 1/2, ऑप्शन ए में ही है इसका आंसर 1/2। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है 120 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि 120 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। यहाँ पे 120 डिग्री के कोण को जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में ही तो दिया है कि ऑप्शन नंबर सी में जो है इसका आंसर अधिक कोण कहते हैं। मीन्स अधिक कोण जो होता है 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, उसको बोलते हैं अधिक कोण। अच्छा, न्यून कोण जो होता है वो 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से
कम, उसको बोलते हैं न्यून कोण। और समकोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। और पूरक कोण जो होता है वो किसी भी दो कोण का, मान लो एक कोण ए है, दूसरा कोण बी है, तो इन दोनों का मान जो होगा वो 90 डिग्री होता है, तब ये पूरक कोण कहलाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण होते हैं वो एक अकेला कोण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो गया 40 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है रामानुज कौन है? तो रामानुज जो है, अगर ऑप्शन से देखेंगे तो रामानुज जो है यहाँ पे ऑप्शन डी में ही दिया हुआ है कि गणितज्ञ हैं, है ना, गणितज्ञ हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है संख्या ए बी सी के लिए कौन सी सही है? तो संख्या ए बी सी के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो डी में लिखा हुआ है क्या, 100A + 10B + C, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब इसके लिए जो है वो हम बता देते हैं ये कैसे हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई ये तीन संख्याएं हैं, तो तीन संख्या इसको बोलते हैं इकाई, तो इकाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बी जो है इसका दहाई है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो ए है इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये सैकड़ा स्थान पे है। और बाकी जो है सबको जोड़ते जाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पे ऐसे करेंगे 100 गुने ए प्लस यहाँ पे 10 गुने बी, 10 गुने बी प्लस उसके बाद करेंगे 1 गुने सी। अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे करने के बाद ये हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है? तो द्विपदी बीजीय व्यंजक किसको बोलेंगे? ऑप्शन नंबर जो ए में लिखा हुआ है द्विपदी है। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है ए में ही लिखा हुआ है द्विपदी, मीन्स जिसके पावर में 2 हो, है ना, उसको बोलते हैं द्विपदी। और यहाँ पे बाइनोमियल बोला है, इंग्लिश में लिखते हैं द्विपदी को बाइनोमियल। तो बाइनोमियल इसी को बोलते हैं जिसके पावर में मैक्सिमम 2 हो। और यहाँ पे जो है पावर में 2 दिया हुआ है और बाकी जो ऑप्शन है ये नहीं होगा। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और इसमें एक चीज़ और ये था कि ऑप्शन नंबर जो है 43 का ही ऑप्शन नंबर डी में भी दिया हुआ है पावर में 2, लेकिन इसमें 2 टर्म नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं हो जाएगा। 2 पद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक पद ये कहलाएगा, दूसरा पद ये कहलाएगा, और साथ ही साथ पावर में भी 2 है, तो ये बाइनोमियल में पावर 2 होना चाहिए। तो पावर 2 तो डी वाले ऑप्शन में भी दिख रहा है, लेकिन ये 2 पद नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 44 है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है यहाँ पे 6l²। अगर भुजा को l मानेंगे तो 6l² जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 लिखा हुआ है। 45 जो है वो लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या कौन है? मीन्स जो पॉजिटिव में है वो कौन सी संख्या है जो यहाँ पे धनात्मक है? तो ऑप्शन नंबर जो डी में लिखा हुआ है 4/5, ये धनात्मक संख्या है। हालांकि यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो माइनस और माइनस दोनों जगह पे लिखा हुआ है, लेकिन ये धनात्मक नहीं ऋणात्मक ही माना जाएगा, जिसको बोलते हैं नेगेटिव, या फिर ऐसे करके नेगेटिव जो बोलते हैं वो नेगेटिव है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है क्या, 32.768 का घनमूल क्या होगा? तो इसका घनमूल जो होगा वो ऑप्शन से अगर जाएंगे, इसका घनमूल अगर निकालने का प्रयास करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप ऑप्शन से ही चले जाएं। अगर ऑप्शन से देखेंगे तो देखेंगे कि सबसे लास्ट में जो है मेरा 8 लाना है, तो 8 लाने के लिए हमारा कौन कौन सा चीज़ जो होगा मल्टीप्लाई होगा, 3 बार जो 8 आ जाएगा। तो इसको अगर हम, इसके लास्ट में 2 है तो 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आने का चांसेस पूरा पूरा बन रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाता है। बाकी जो है कोई भी ऑप्शन में जो है
6 के 36, इसमें देख लेते हैं 6 के 36 छक्के 216, ये नहीं आएगा। मीन्स एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर ए है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेंगे इस क्वेश्चन को, एक बार हम फिर से बता देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ऑप्शन को हम डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले इसके इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक जो है यहाँ पे 8 है, और इकाई का अंक 8 जो है वो लाने के लिए इन ऑप्शन में से किसी को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। और 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो अगर इकाई का अंक लाना है तो इसके इकाई के अंक को ही मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार। तो 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पे ए में 3.2 है, तो 2 जो है इकाई है, तो 2 को 2 से और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा। और कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें 8 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीधी सी बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है क्या, 11/25 भागा खाली स्थान बराबर -11/25। तो इसका जो होगा राइट आंसर क्या होगा वो आपको जानना है। तो आप देखो इसको इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, 11/25 है ना। उसके बाद मान लेते हैं कुछ यहाँ पे भागा की संख्या है, भागा देकर x मान लिए। उसके बाद जो है वो -11/25 है। तो हम लोग जानते हैं कि 11/25 और ये जब गुना में चेंज हो जाएगा तो 1/x हो जाएगा, और बराबर 11 -11 बटे क्या होगा 25 होगा। तो ये 25 से 25 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा। अब जो बचा वो यहाँ पे बचा क्या, 1/x बराबर -1। तो अगर ये मल्टीप्लाई होगा क्रॉस तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा x इक्वल टू क्या होगा -1। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन को देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है वो यहाँ पे अगर देखेंगे, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर अगर ऑप्शन देखेंगे तो इसका ऑप्शन 1 भी सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो -1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ 48 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पे 0.25 का वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ 2 अंक है, तो 25 का अगर वर्गमूल का बात करेंगे तो 5 होगा। और अगर इसके पहले हम यहाँ पॉइंट लगा दें तो 0.5 और गुने 0.5 करेंगे तभी मेरा 0.25 मीन्स 25 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन को जो है ना, आप ऑप्शन को देखकर भी आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन को ही सॉल्व किया जाए, आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन जो है वो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मीन्स अंतिम से दूसरा प्रश्न जो है वो ये है। यहाँ पे देखेंगे हम कि लिखा हुआ है 2 का पावर x+3 और यहाँ पे बराबर में लिखा है 2, तो इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 बोल सकते हैं। अब जब यहाँ पे बेस 2 और 2 है, मीन्स दोनों सेम सेम है, ये सेम है। अगर बेस अगर सेम है तो यहाँ पे क्या करते हैं, पावर जो होता है वो इसको इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ सीधा कर देंगे x+3 बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 - 3। यहाँ पे जो होगा -2। ऑप्शन जो है -2 देखेंगे कहाँ पे है, ऑप्शन 2 जो है वो ऑप्शन डी में देखेंगे -2 है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में कौन 3D आकृति का उदाहरण है। तो 3D आकृति का उदाहरण देखेंगे तो गोला जो है 3D है, आयत, त्रिभुज और वर्ग जो है वो 3D नहीं 2D है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज हम एक एक करके जो है वो 50 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का वो सॉल्यूशन जो है वो हम आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। मीन्स अगर आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा जो है वो डिस्कशन कोई नहीं दिया होगा। और हम वादा करते हैं कि अगर आप जो है हमारे साथ
ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो एक एक जो है वो सब्जेक्ट सारा ऐसे ही मैं क्लियर करवा दूंगा और 100% सभी सब्जेक्ट में जो है वो मार्क्स आपका आना तय है। आप देखेंगे कि जिस तरह से मैथ्स का मैं एनालिसिस करवाया हूँ उस तरह जो है पूरे यूट्यूब पे कोई और भी जो एनालिसिस है वो नहीं दिया है। और इस तरह से जो है वो मैं क्लास 8th 9th 10th और आगे आने वाले 11th 12th का भी मैं डिस्कशन दूंगा। इसलिए आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम जो है आपके लिए वीडियो जो है वो बनाते रहें, मेहनत करते रहें। और अपने दोस्तों के बीच लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को ना भूलें। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और उन्हें लाइक सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।